कल की वीडियो में हमने बात करी थी वैदिक काल, और वैदिक काल में हमने बात करी थी इसके जीवन परिचय की, और आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इनका रहन सहन कैसा था, ये किन किन पशुओं को पालते थे। फिर बात करी थी हमने आर्यों के प्रारंभिक जीवन की, कि आर्य का प्रारंभिक जीवन कैसा था, ये किस तरीके से इधर उधर घूमते रहते थे, और ये कौन कौन से पशुओं को पालते थे, ये किन किन नदियों के किनारे रहते थे। फिर इसके साथ ही हमने बात करी थी आर्य सभ्यता की, कि आर्य सभ्यता का प्रसार कहाँ से हुआ था और कहाँ कहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी, या किन किन क्षेत्रों तक ये विस्तारित थी। इसके साथ ही बात करी थी हमने वेदों की, कि वेद संख्या में कितने थे और किस वेद में कौन कौन सी बात कही गई थी। और आज की वीडियो में हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के इतिहासकारों ने वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा। फिर इसके बाद बात करेंगे हम आर्यों के जन्म की। इसके बाद बात करते हैं हम कि ऋग्वैदिक काल में राजा की भूमिका कैसी होती थी, और ये जन की लोगों की समस्याओं को किस तरीके से ये सुलझाता था, इसमें कितने लोग हुआ करते थे, किसको क्या कहते थे। फिर इसके बाद बात करते हैं हम कि राजा के शासन की, कि राजा के शासन में राजा का व्यवहार आम जनता के साथ कैसा होता था, राजा के आम जनता के बीच में रिश्ते कैसे मजबूत होते होते चले गए। इसके बाद बात करते हैं हम कि युद्ध के बाद एक सभा होती थी, कि युद्ध के बाद सभा कैसे होती थी, कि जब दो राजा आपस में युद्ध लड़ते थे तो ये तो निश्चित ही है कि एक राजा की तो जीत होगी होगी। तो हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक इतिहासकारों ने वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा। एक को कहते हैं ऋग्वैदिक काल, इसका समय जो है 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा होता है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय जो है 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी तक माना जाता है। तो हम बात करते हैं अब आर्यों के जन्म की। आर्य शुरू से ही कबीलों में रहते थे, और इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर हुआ करता था। इन कबीलों को जन कहा करते हैं, जन कहा जाता है। इन कबीलों को जन कहा जाता है। वेदों में हमें यदुजन, पुरुजन और भरतजन जैसे आद्य जनों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में राजा को जन का स्वामी कहा जाता है, जिसे जिसे जन संरक्षक कहते हैं। और जन संरक्षक का मतलब होता है जनता की रक्षा करने वाला। एक जन में कई विष हुआ करते थे, और इनके मुखिया को जो है विषपति कहा जाता है। कई ग्रामीण मिलकर विष का निर्माण करते थे, और ग्राम के मुखिया को ग्रामनी कहा जाता है। ग्राम जो है कई प्रकार के कुल और गृह में विभाजित होता था, और इसके मुखिया को गृहपति या कुलपति कहा जाता है या कहा जाता था। अब बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो जन के लोग थे किसी न किसी क्षेत्र में स्थायी रूप से बस गए, तब से जन जो है जनपद में परिवर्तित हो गया। अब बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में राजा की भूमिका क्या थी। कि राजा जो है जन का स्वामी होता था या जन का राजा होता था। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा और युद्ध में सेना का नेतृत्व करना होता था। राजा का चुनाव एक सभा के द्वारा हुआ करता था। और इस तरीके से अब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया, और सारे व्यापक अधिकार राजा के पास आ गए। और राजा पर नियंत्रण करने के लिए दो संस्थाएं हुआ करती थीं, जिन्हें सभा और समिति कहते हैं। अब देखते हैं कि राजा किस तरीके से लोगों की समस्याओं को सुलझाता था। अब समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी, और इस सभा में 70 से 80 लोग हुआ करते थे। इसमें से कुछ 5 से 6 लोग मुख्य आसन पर बैठते थे, और मुख्य आसन पर बैठने वाले लोगों को राजन्य कहते थे। ये राजन्य लोग या तो अपनी उम्र, अनुभव, योगदान, शक्ति के कारण ये प्रमुख माने जाते थे, या फिर ये अन्य लोगों की अपेक्षा इनके पास अपार संपत्ति, धन दौलत, घोड़े आदि इनके पास हुआ करते थे, इसीलिए इनको प्रमुख माना जाता था। इनके प्रमुख लोगों के अलावा
बाकी के लोगों को विष कहते थे। जब सभा होती थी और सभा में समस्या रखी जाती थी तो ये सारे लोग उस समस्या को मिल कर के सुलझाते थे। अब बात करते हैं हम कि राजा का शासन कैसा था और इसका राजा का आम जनता के प्रति व्यवहार कैसा था। तो राजा जन का खर्च चलाने के लिए आम जनता से या जन के लोगों से उपहार लिया करता था और इस उपहार को बलि कहते थे। ये बलि के रूप में जन के लोगों से अनाज, घी, आभूषण, वस्त्र आदि सामान लिया करता था और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से सामान को अपने पास रख लिया करता था और बचे हुए सामान को आम जनता के लोगों में बांट दिया करता था, जिसमें भेड़ बकरी, अनाज आदि सामान हुआ करते थे। इस तरीके से राजा और प्रजा के बीच रिश्ते मजबूत होते चले गए। अब हम बात करते हैं कि युद्ध के बाद एक सभा होती थी। युद्ध के बाद जो सभा होती थी, जब राजा जीत करके अपने अपने शासन में आता था तो वह जीत के साथ गाय, भेड़ बकरी, हाथी घोड़ा, सोना चांदी, आभूषण, दास दासियाँ आदि को अपने साथ लेकर के आता था और इन सामान में से राजा इसका सबसे बड़ा भाग अपने पास रख लिया करता था और इसका कुछ हिस्सा राजन्य और ब्राह्मणों को दे दिया करता था और कुछ बचा हुआ सामान का भाग आम जनता के लोगों में ये बांट दिया करता था, जिसमें अनाज, घी, वस्त्र आदि सामान हुआ करते थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि राजन्य और ब्राह्मणों के पास दास दासियां, सोना चांदी, आभूषण आदियों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी और ये दिनों दिन शक्तिशाली होते चले गए। तो आज हमने इन सारी बातों पर हमने चर्चा करी थी। अब इसके बाद बात करेंगे हम आगे की वीडियो में। धन्यवाद।